तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार एसएससी CGL 4 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट को लेकर, या ये कहें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट को लेकर। तो ये जो क्वेश्चन पेपर सेट है असल में जो वर्ष 2011 में परीक्षा संपन्न हुआ था उस पर आधारित प्रश्न है। जो पहला प्रश्न है देखेंगे, दुनिया का नवीनतम देश कौन है, क्योंकि 2011 में हुआ था ये पेपर और 2011 में ही नए देश को मान्यता मिली थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट अफेयर पे आपको अच्छा खासा ध्यान देना है। और अभी करंट अफेयर के मामलों में जो अपना फ़िलिस्तीन है, गाजा है, उनकी सीमाओं को आपको याद करना है, किसकी सीमाएं किधर से हैं, और अगल बगल में जो भी वाटर बॉडीज हैं उन पर भी ध्यान देना है, और जो उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उन पर ध्यान देना है आपको। तो देखें, जो पहला प्रश्न है कि दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि दक्षिणी सूडान गणतंत्र जो है यह दुनिया का नवीनतम देश है। 9 जुलाई 2011 को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और 10 जुलाई 2011 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसे सदस्य देश की मान्यता प्रदान कर दी गई। और वर्तमान समय में यूएन के द्वारा 195 देशों को मान्यता प्रदान किया जा चुका है। लगभग 227 के आसपास देश हैं जिनमें 195 देशों को यूएन के द्वारा मान्यता प्रदान की जा चुकी है। और यह है कि नए देश के निर्माण के लिए कोई आधिकारिक दिशा निर्देश नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय कानून में आमतौर पर स्वीकृत मानदंड मौजूद हैं जिसके तहत किसी देश को देश का दर्जा दिया जाता है। इसमें क्या है कि सन 1933 में मोंटेवीडियो कन्वेंशन के अनुसार राज्य को एक संप्रभु इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके तहत 4 मानदंड पूरे करने आवश्यक होते हैं। पहला तो ये कि एक स्थायी आबादी हो, दूसरा परिभाषित क्षेत्रीय सीमाएं हो, तीसरा एक सरकार हो, और चौथा ये कि अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की क्षमता होना चाहिए। ये 4 मानदंड जो पूरे करते हो उन्हें देश का दर्जा दे दिया जाता है। और बेलारूस की बात करें तो यह यूरोप का एक देश है और मिन्स्क इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। सोवियत संघ के विघटन के बाद बना हुआ देश है बेलारूस, जिसे 26 दिसंबर 1991 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुआ और 25 अगस्त 1991 को इसने स्वतंत्रता की घोषणा की थी, ऐसे स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था। अजरबैजान की बात करें जिसकी राजधानी बाकू है और यह पश्चिमी एशिया एवं पूर्वी यूरोप की सीमा पर स्थित एक देश है जो कि अंतर महाद्वीपीय और लैंड लॉक्ड या स्थलरुद्ध देश है, जो कि दक्षिण काकेशस का एक हिस्सा है और इसके पूरब में कैस्पियन सागर स्थित है, जबकि पश्चिम में आर्मेनिया और तुर्की स्थित है, जबकि उत्तर पश्चिम में जॉर्जिया और दक्षिण में ईरान से यह घिरा हुआ है। 26 दिसंबर 1991 को इसकी भी मान्यता प्राप्त हुई थी और 18 अक्टूबर 1991 को सोवियत संघ से यह स्वतंत्र हुआ था। बाकू इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। और बहरीन की बात करें तो यह एशिया महाद्वीप का ही एक देश है ना। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 2 प्रश्न की तरफ। नंबर 2 प्रश्न है कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या आंध्र प्रदेश। तो सही विकल्प यहाँ पे क्या, बिहार ही है। वर्ष 2011 का प्रश्न है और वर्ष 2011 में ही जनगणना हुआ, 2001 के बाद 2011 और अभी उसके बाद अभी हुआ नहीं है। तो बिहार की अगर हम जनगणना की बात करें 2011 के परिप्रेक्ष्य में, तो कुल साक्षरता दर जो है बिहार की वो है 61.80% थी, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.20% था और महिला साक्षरता दर की बात करें तो यह 51.50% था। और 2001 के संदर्भ में अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ पे कुल साक्षरता दर जो है वह 47% था। तो 2001 और 2011 के बीच में बड़ा अंतर मिलता है, यानी कि बिहार में शिक्षा के स्तर पे काफ़ी सुधार हो रहा है। और वर्ष 2001 की अगर हम बात करें तो पुरुष साक्षरता दर जो था वह 59.68% था, जबकि महिला साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो यह 33.12% था वर्ष 2001 में। और वर्ष 2011 की अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर जो है वह 67.68% है और पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो यह 77.28% है, जबकि महिला साक्षरता की बात करें तो यह 57.18% है। और राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान जो है
66.11% कुल साक्षरता दर है यहाँ, और 79.19% यानी कि 79.19% पुरुष साक्षरता दर है, जबकि महिलाओं की अगर हम बात करें तो 52.12% महिला साक्षरता दर है। आंध्र प्रदेश की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2014 से अलग हो गए हैं, हालांकि यहाँ पे रिकॉर्ड जो है 2011 के ही मान्य हैं। अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है कि सम्राट अशोक महान, जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, की राजधानी उस समय क्या नाम था? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, बोधगया या सारनाथ? तो सही विकल्प क्या? पाटलिपुत्र था, यानी कि अशोक ने पाटलिपुत्र से अपना शासन किया, जो कि वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। और ये मौर्य वंश के शासक अशोक महान, जिन्होंने 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। तो इनका जन्म जो है, सम्राट अशोक का जन्म जो है 304 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट या मौर्य राजा बिंदुसार और उनकी पत्नी देवी धर्मा के यहाँ हुआ था, यानी कि इनकी माता का नाम देवी धर्मा था, और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादाजी थे। धर्मा, जो कि अशोक की माँ थीं, इन्हें जनपद कल्याणी या सुभद्रांगी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है, ये चंपा के एक ब्राह्मण पुरोहित की पुत्री थी। राज परिवार में राजनीति के कारण इनको निम्न पद दिया गया था, और अपनी माँ के पद के कारण अशोक जो हैं, इनको राजकुमारों के मध्य निम्न स्थिति प्राप्त थी। और जो अशोक के छोटे भाई का नाम विथा शोक था, और इनके सौतेले भाई भी हुआ करते थे। तो जो अशोक हैं, ये अपनी योग्यता और बुद्धिमत्ता के द्वारा इनको अवंती का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे पाटलिपुत्र हो जाएगा। तक्षशिला की अगर हम बात कर लें तो यह प्राचीन भारत का एक महान शिक्षा केंद्र, जो कि गांधार की राजधानी और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था, और यह वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित क्षेत्र है, जो हिंदू और बौद्ध धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल था। यहाँ पर चाणक्य, पाणिनि जैसे विद्वानों ने शिक्षा भी प्राप्त किए थे। और ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, उसे दुनिया का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल है। बोधगया की बात कर लें तो बोधगया में गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सारनाथ की बात करें तो सारनाथ का भी संबंध गौतम बुद्ध से है, जहाँ पे इन्होंने अपना पहला उपदेश अपने पूर्व 5 साथियों को दिया था। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जबकि अंतिम उपदेश इन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में दिया था। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियान का सदस्य नहीं है? ASEAN, एशियान का सदस्य नहीं है। वियतनाम, ब्रुनेई दारुस्सलाम, बांग्लादेश या म्यांमार? तो थोड़ा सा पहले हम आसियान की बात कर लें। तो आसियान यानी कि द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसे कि आसियान कहा जाता है। यह वर्तमान में 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक समूह है, जो कि आपस में आर्थिक विकास एवं समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता कायम करने के लिए काम करते हैं। और इसका मुख्यालय जो है जकार्ता में स्थित है। जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है, और 8 अगस्त 1967 को इसे आसियान बनाया गया था। हालांकि इसके पहले जब यह आसियान नहीं था तो इसे दक्षिण पूर्वी एशिया संघ कहा जाता था, जिसका गठन 31 जुलाई 1961 को किया गया था। और इसमें 3 देश शामिल थे, थाईलैंड, फिलीपींस एवं मलाया, यानी कि जिसे म्यांमार कहते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि 8 अगस्त 1967 को आसियान का गठन जो है 5 देशों के द्वारा किया गया, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के विदेश मंत्रियों ने बैंकॉक के सरनरोंग पैलेस में आसियान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। फिर क्या हुआ, 7 जनवरी 1984 को ब्रुनेई दारुस्सलाम जो है इसका 6वां सदस्य बना। 28 जुलाई 1995 को वियतनाम 7वां सदस्य बना। इसके बाद 23 जुलाई 1997 को लाओस और म्यांमार जो है इसका 8वें और 9वें सदस्य बने। और 30 अप्रैल 1999 को कंबोडिया इसका 10वां सदस्य बना। तो यहाँ पे बांग्लादेश जो है एशियान का सदस्य नहीं है। सार्क की अगर हम बात कर लें, यानी कि SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन,
जिसमें 8 सदस्य देश शामिल हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका, है ना। तो आसियान 10 देश शामिल हैं, जिसमें इसमें शामिल हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, इसके अलावा ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस और म्यांमार और कंबोडिया, है ना। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि एशियान देश का सदस्य जो है बांग्लादेश नहीं है। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है कि उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि 1950 से 1962 तक देश के राष्ट्रपति रहते हैं। 12 साल तक इनका कार्यकाल रहा। अब चूंकि 1950 में आम चुनाव नहीं हुए थे, है ना, तो ये 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य रहे और इनका जन्म बिहार में हुआ था। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। इसके अलावा सन 1946 और 47 में जो अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में ये कृषि एवं खाद्य मंत्री के रूप में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने काम किया था। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है बिहार के पटना में हुआ था। तो सही विकल्प यहाँ पे पटना हो जाएगा। और इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1666 को और 7 अक्टूबर 1708 को इनका देहांत हुआ था। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, अगला देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे। तो जो अंतरिम सरकार बनी थी 2 सितंबर 1946 को, जो नवनिर्वाचित संविधान सभा के द्वारा अंतरिम सरकार की गठन की गई थी, जो कि 15 अगस्त 1947 को विघटित हुई थी। तो इसमें जो अंतरिम जो मतलब मंत्रिमंडल बना था, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और कुछ अन्य मंत्रालय की अगर हम बात कर लें तो गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के जो मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जबकि रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। वाणिज्य मंत्रालय जान मथाई के अंदर में था और शिक्षा मंत्री श्री सी राजगोपालाचारी जी थे। विद्युत मंत्रालय शरद चंद्र बोस के पास था और उसी दिन वो शायद इस्तीफा दे दिए थे या कुछ हुआ था, तो इसके बाद CH भाभा को बनाया गया था। जबकि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। इसके अलावा रेल मंत्रालय की बात करें तो यह आसफ अली थी। श्रम मंत्री जगजीवन राम साहब थे। वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर के पास था। स्वास्थ्य मंत्री गजनफर अली खान थे। संचार मंत्रालय अब्दुल रब निस्तार के पास था और विधि एवं न्याय मंत्री जोगेंद्रनाथ मंडल थे। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि। 8वें नंबर प्रश्न को देखें। नेक्स्ट है अपना 9वां है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की। तो ये जो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे कि IGCR कहा जाता है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, जो कि तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित है और यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन है। इसकी स्थापना सन 1971 में की गई थी और यह बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बाद परमाणु ऊर्जा विभाग का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में सोडियम कूल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रौद्योगिकी के विकास के लिए काम करना है। यह भारतीय पूर्व परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है देश को व्यापक थोरियम भंडार के उपयोग के लिए तैयार करना और वर्तमान समय में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए साधन प्रदान करना। यानी कि जो विद्युत ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए नाभिकीय ऊर्जा पर डिपेंडेंसी बढ़ने पर जो साधन चाहिए उसके लिए काम करता है ICJR। और अभी हालिया घटनाक्रम ये है कि जो लद्दाख में थोरियम के विशाल भंडार मिले हैं और उसी की वजह से भी जो हालिया घटनाक्रम हुआ है सोनम वांगचुक को लेकर, ये भी मतलब इससे कोई कनेक्शन इसका नहीं है, पर वैसे देखा जा सकता है क्योंकि थोरियम बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला है लद्दाख में और चूंकि वो पर्यावरणविद हैं तो विरोध कर रहे हैं। खैर, यहाँ पे हमारा सवाल है कि 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि की थी, उल्लेखनीय उन्नति की थी। तो इसने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधनीकरण का में उन्नति की थी। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड या कनाडा? तो नीदरलैंड जो है इसने इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप दिया है, तो सही विकल्प सी हो जाएगा। नीदरलैंड ने सन 2002 में अनुरोध पर जीवन का अंत समीक्षा प्रक्रिया अधिनियम पारित किया, जो कुछ सख्त शर्तों के साथ इच्छा मृत्यु एवं सहायता प्राप्त आत्महत्या को वैध बनाता है, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, नीदरलैंड। और प्रश्न नंबर 11वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, चुनाव आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग? तो आप यहाँ देखेंगे कि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है ये संवैधानिक निकाय नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यह भी संवैधानिक निकाय नहीं है। चुनाव आयोग यह है, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 जो है वह चुनाव आयोग के बारे में बताता है और चुनाव आयोग के कार्यों के बारे में बताता है, साथ ही साथ उसके संरचना के बारे में भी बताता है। तो चुनाव आयोग जो है जितने भी सांसद हैं यानी कि सांसद चुनाव और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल, इसके अलावा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव कराए जाने का काम करता है। और अनुच्छेद 324 के तहत एक चुनाव आयोग में चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण निहित होता है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त एवं इतनी संख्या में अन्य चुनाव आयुक्त यदि कोई हो, जैसा कि राष्ट्रपति समय समय पर तय कर सकते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं एवं अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र में से जो पहले हो तक, एवं जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनके संबंध में जो उनका कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र में जो भी पहले हो तक होता है। इसके अलावा जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं यानी कि जो चुनाव आयुक्त हैं, इनको संसद में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। और थोड़ी सी अगर हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात करें तो यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अधीन एक वैधानिक निकाय है। इसे यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुसार स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके 6 क्षेत्रीय केंद्र हैं जो पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में स्थित हैं। ठीक है, तो ये भी सांविधिक निकाय है। जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो यह एक स्वायत्त विधिक निकाय है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत वैधानिक निकाय के रूप में 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की अगर हम बात करें या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, तो यह भारत सरकार के जितने भी विभाग हैं उन विभागों के सरकारी कर्मचारी या अधिकारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है, जिसकी स्थापना सन 1964 में की गई थी, 11 फरवरी 1964 को। और जो ये आयोग है केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना की सिफारिश जो है संथानम समिति द्वारा की गई थी, जो कि सांविधिक दर्जा प्राप्त निकाय है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा। आगे देखेंगे 12वां नंबर है कि राज्य नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? धन का एक समान वितरण, ग्राम पंचायतों की स्थापना, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, ग्राम पंचायतों की स्थापना जो है यह महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो अब चूंकि क्या है, देखिए महात्मा गांधी ने क्या है, इनका जो ग्राम स्वराज या ग्राम स्वशासन की अवधारणा का इन्होंने पुरजोर समर्थन किया था और उनका ऐसा मानना रहा है कि भारत की असली शक्ति उसके गाँवों में है और उन्हें आत्मनिर्भर एवं स्वशासित होना चाहिए। इसलिए भारतीय संविधान में ग्राम पंचायतों का संगठन और उन्हें सशक्त बनाना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत गांधीवादी दर्शन को सीधा प्रतिबिंबित करता है। अब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हैं, जो कि मुख्यतः 3 सिद्धांतों पर आधारित हैं। पहला सिद्धांत है समाजवादी सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है गांधीवादी सिद्धांत, तीसरा है उदार एवं बौद्धिक सिद्धांत। तो गांधीवादी सिद्धांतों की अगर हम बात करें कौन कौन से अनुच्छेद में दिखाई देते हैं, तो अनुच्छेद 46, 47, 48, 40,
43 और 43B में गांधीवादी दर्शन जो है वो स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे जो हमारा 13वां नंबर प्रश्न है वो है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता बताना है कि किस युग की है, कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, या पाषाण युग की, या लौह युग की। तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है इसे, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 14 है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा क्या है, मैक-मोहन रेखा। तो भारत और चीन के बीच जो रेखा बनाती जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है उसे मैक-मोहन रेखा कहा जाता है। तो मैक-मोहन रेखा की बात करें तो ब्रिटिश अधिकारी जो ब्रिटिश विदेश सचिव थे सर हेनरी मैक-मोहन के नाम पर रखा गया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के बीच खींची गई है। और यह क्या है, भारत और तिब्बत ने 3 जुलाई 1914 को शिमला में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था, तब का बना हुआ है ये, है ना। तो भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा जो है मैक-मोहन रेखा है। और रेड क्लिफ की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसे सन 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच खींचा गया था, रेड क्लिफ रेखा है। डुरंट रेखा की बात करें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। हालांकि मूलतः डुरंट रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा थी। तो इसमें क्या हुआ था, 1893 में 1893 में ब्रिटिश भारत के सचिव सर हेनरी मॉर्टिमर डुरंट और अफगान शासक अब्दुल रहमान खान के बीच एक समझौते के परिणाम स्वरूप डुरंट रेखा खींचा गया था। फिर क्या हुआ, जब पाकिस्तान बना तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का रेखा हो गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड रेखा कोई रेखा नहीं है, ठीक है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। भारत और चीन के बीच बनाने वाली जो सीमा रेखा है वो मैक-मोहन रेखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथिक्रम क्या है। SLV-3 लॉन्च, बांग्लादेश का बनना, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, पोखरण 1 परीक्षण। सही उत्तर का चुनाव नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर करें। तो SLV-3 की अगर हम बात करें तो SLV-3 यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 या कि उपग्रह प्रक्षेपण यान 3। तो ये जो रॉकेट है, इससे रॉकेट का जो रोहिणी रॉकेट था, रोहिणी सैटेलाइट था, रोहिणी RS-1 कहा जाता है, उसे स्थापित किया गया था 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा से। और इसी के साथ भारत जो है उस समय अंतरिक्ष यान वाले विशिष्ट क्लब का 6वां सदस्य देश बना था। तो ये 1980 में हुआ था। बांग्लादेश की बात करें तो 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ मुक्ति संग्राम के बाद, और 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी। हालांकि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की हार के बाद युद्ध समाप्त हुआ और इस दिवस को विजय के दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बांग्लादेश का बनना ये 1971 में होता है। और सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना। तो सिक्किम जो है ये भारतीय संविधान के 36वें संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से 16 मई 1975 को भारत का पूर्ण राज्य बना और यह 22वां राज्य था। इस संशोधन के द्वारा सिक्किम की राजशाही को समाप्त करते हुए सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया और यहाँ पर चोग्याल वंश का शासक चल रहा था जिसे समाप्त किया गया। तो यह 1975 का बात है। पोखरण 1 की बात करें तो पोखरण जो कि राजस्थान में स्थित एक क्षेत्र है जहाँ परमाणु परीक्षण किया गया था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से 18 मई 1974 को, स्माइलिंग बुद्धा कोड नाम से। जबकि दूसरा पोखरण परीक्षण जो है 11 से 13 मई के बीच 1998 को ऑपरेशन शक्ति के नाम से किया गया था। तो अब देखें SLV-3 लॉन्च हुआ 1980 में, बांग्लादेश बना 1971 में और सिक्किम जो है 1975 में राज्य बना। पोखरण परीक्षण हुआ 1974 में। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, बांग्लादेश का बनना, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश बना 1971 में, पोखरण परीक्षण हुआ 1974 में, तो 2 और 4, उसके बाद 3 हो जाएगा। सिक्किम जो है 22वां राज्य बना 1975 में और SLV लॉन्च हुआ 1980 में। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री पे गुजरती है बताना है। तो उससे पहले जान लें कि भूमध्य रेखा जो है ये 13 देशों से गुजरती है। ग्लोब देखें आप, इसमें एशिया महाद्वीप के 3 देश हैं और अफ्रीका के 7 हैं, जबकि अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका के 3 देश हैं। तो दक्षिण अमेरिका के देश की अगर हम बात करें तो उसमें इक्वाडोर शामिल है, कोलंबिया शामिल है और ब्राज़ील शामिल है। इसके अलावा अफ्रीका की बात करें तो साओ टोम और प्रिंसिपे, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया शामिल है। एशिया की बात करें या ओशियन एशिया की तो यहाँ पे मालदीव, इंडोनेशिया और किरबाती शामिल है। अब विकल्प देख लें, ब्राज़ील, जाम्बिया, मलेशिया नहीं, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, हाँ तो ये शामिल है। कोलंबिया जो है दक्षिण अमेरिका में है
और केन्या अफ्रीका में है और इंडोनेशिया एशिया में है, तो यहाँ से गुजरती है। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक, अब अगला देखें प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किसके शासनकाल में किया? तो ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, 15 साल भारत रहे, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। तो ह्वेनसांग से पहले फाहियान आए थे। इंग्लिश का ध्यान रखिएगा, ABCDEF, तो F पहले आता है, उसके बाद H आता है, FGH। तो फाहियान पहले आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, 399 से 414 तक चलता है चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल। उस समय आते हैं फाहियान, उसके बाद आते हैं ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में। और अगला प्रश्न है कि पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा या जयप्रकाश नारायण के द्वारा? तो पूर्ण क्रांति, जिसे कि संपूर्ण क्रांति कहा जाता है, इसका आह्वान जयप्रकाश नारायण के द्वारा 5 जून 1974 को किया गया था, इंदिरा गांधी शासन के समय। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल बांध स्थित है रावी नदी के तट पर, सतलुज नदी के तट पर, चिनाब नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर? सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि भाखड़ा नांगल बांध जो है यह सतलुज नदी के तट पर है। भाखड़ा नांगल बांध की अगर हम बात करें तो 1948 में बनाना इसका शुरू किया गया था और 12 अक्टूबर 1963 को इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। अब भाखड़ा और नांगल बांध की बात करें तो भाखड़ा और नांगल दो बांध हैं। भाखड़ा बांध जो है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है, वहीं जो नांगल बांध है ये पंजाब के नंगल नामक क्षेत्र के पास स्थित है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, भाखड़ा और नांगल दो अलग अलग बांध हैं। भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है, जो कि सतलुज नदी के तट पर स्थित है। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी क्या है? तो कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी थी संस्कृत भाषा में, 12वीं सदी में लिखी थी और यह कश्मीर के राजाओं के शासन, प्रशासन, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विषयों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो यह कश्मीर का इतिहास बताता है। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, कश्मीर का इतिहास। अगला है कि मैगिनार्ट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? मैगिनार्ट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। मैगिनार्ट रेखा जब सेकेंड वर्ल्ड वार की स्थिति मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ, उसके बाद जो घटनाक्रम चल रहे थे, तो उस समय फ्रांस को, क्योंकि जर्मनी बहुत पावरफुल था उस समय, तो फ्रांस जो है अपनी रक्षा के हिसाब से मैग्नेट रेखा को खींचा था जर्मनी के विरुद्ध। तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित था मैग्नेट रेखा 1930 के दशक के आसपास। ठीक है, और अगला है प्रश्न कि भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को इसे अंगीकार किया गया था। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और अगला है कि भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था 1911 में, 1910 में, 47 में या 45 में? तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि यह 1911 में गाया गया था। हुआ क्या था कि जब कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र चालू हो रहा था, तो सत्र प्रारंभ से पहले यह गाया गया था 1911 में। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और जबकि 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में, मतलब राष्ट्रगान के रूप में मान्यता प्रदान किया गया था जनगण मन को। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक या मिल्कमैन ऑफ इंडिया। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, DV कुरियन, जो कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के माध्यम से भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाने के लिए इनको याद किया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है और वह इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इन्हें 1965 में पद्मश्री का पुरस्कार प्रदान किया गया, जबकि 1966 में पद्म विभूषण से इनको नवाजा गया है। अगला है प्रश्न कि लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस, क्रिकेट, पोलो या बिलियर्ड? तो लव जो वर्ड है असल में टेनिस और बैडमिंटन से संबंधित है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। इसका मतलब होता है 0, 0। और अगला प्रश्न है कि वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए गए थे? तो जो राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ गेम्स हैं 2014 में, इसका 20वां संस्करण था। यह स्कॉटलैंड में हुआ था, ग्लासगो लिख के आता है, तो स्कॉटलैंड में हुआ था। तो सही विकल्प यहाँ पे सी रहेगा। और अगला प्रश्न है कि वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये वृंदावन गार्डन जो है असल में मैसूर में स्थित है। ये
तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, लास्ट भी है हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? H5N1, H1N5, H5N1, N5H1, H5N2। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि H5N1 जो बर्ड फ्लू वायरस है, H5N1। ठीक है, सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और चूंकि फॉर्म भरने का डेट अभी अक्टूबर में आ गया है, बढ़ गया है, तो फिर भी आप अगर भर चुके हैं तो तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम मे बी नवंबर दिसंबर में हो। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद।